चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th मैथ्स का है, अध्याय 5 देख रहे थे। इस अध्याय 5 में हमने देखा था कि प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो चुकी थी। कुछ एग्जाम्पल देख रहे थे, इसमें उदाहरण नंबर 6 तक हो चुके थे। उदाहरण नंबर 7 देखते हैं आज। उदाहरण नंबर 7 में दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो संख्याएँ हैं, पहली चीज़ तो ये है कि दो अंकों वाली संख्या होनी चाहिए। तो संख्याएं स्टार्ट होती है 1 से लेके, तो 1 से लेकर 9 तक के सारी जो संख्याएं हैं वो सिर्फ 1 अंकों वाली संख्या है। तो 2 अंकों वाली संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी? 10 से। 10, 11, 12, 13, 14, इस तरीके से संख्या आगे बढ़ेगी। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2 अंकों वाली संख्या तो ठीक है, लेकिन ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, मतलब 3 से पूरा भाग चले जाना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि 10 में भाग नहीं जा सकता पूरा, 11 में भी नहीं जा सकता। तो संख्या स्टार्ट होगी कहाँ से? 12 से। ठीक, 12 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाज्य होगी? 12 के बाद 15 होगी, उसके बाद 18, और ऐसी संख्या आगे बढ़ते जाएगी। और लास्ट में 2 अंकों की सबसे लास्ट संख्या होती है 99। ठीक है, 2 अंकों की सबसे लास्ट संख्या होती है 99। इसके बाद 100 जो आएगा, ये तो 3 अंकों वाली संख्या है, इसलिए इसको शामिल नहीं करेंगे। और 99 भी क्या है? 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर जो अंतिम पद मिलेगा 99। अब यहाँ से एक श्रेणी समझ में आ रही है, एक समांतर श्रेणी समझ में आ रही है। यहाँ पर 12, 15, 18 और कहाँ तक? 99 तक। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं ये जो समांतर श्रेणी है AP मिल चुका है अपने को। और यहाँ देखते हैं प्रथम पद A का मान कितना है? 12 है। उसके बाद सर्वांतर देख लेते हैं। सर्वांतर D का मान कितना है यहाँ पर? तो A2 माइनस A1 से निकाल लेते हैं। A2 की वैल्यू है यहाँ पर 15 और माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 12 है। इसको 15 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है 3। सर्वांतर D आ गया 3 और प्रथम पद A का मान 12 आ गया। अब देखते हैं ये जो है ये अंतिम पद है, इसका मतलब AN की वैल्यू है 99। ठीक है, अब AN का मान 99 दिया हुआ है इस समांतर श्रेणी में, और निकालना क्या है? कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। इसका मतलब 12 से 99 तक, 12 से 99 तक कितनी संख्याएं होगी ये निकालना है। इसका मतलब यहाँ n का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। an की वैल्यू, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 99। a की वैल्यू है 12 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है 3। आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा? इसको पक्षांतर करेंगे, 99 माइनस 12 हो जाएगा और ये n-1 इंटू 3। 99 माइनस 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। n-1 इंटू 3। चलिए देखते हैं, इस 3 को पक्षांतर करते हैं तो 87/3 हो जाएगा और ये n-1 कट सकती है वैल्यू, चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6 और यहाँ से 3 9 27, 29 आ जाएगा भाग देने के बाद में। तो 29 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 29 प्लस 1। इसको ट्रांसफ़र करेंगे इधर तो -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आ रही 30। इसका मतलब यहाँ पर जो है 12 से लेकर 99 तक कितने पद होंगे? टोटल 30 पद होंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद स्टार्ट करते हैं। इसके बाद देखते हैं उदाहरण नंबर 8। यहाँ पर दिया हुआ है एक समांतर श्रेणी दी हुई है, कितना है? 10, 7, 4 और अप टू कहाँ तक है? -62 तक है। ये एक समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें बोला है कि अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो AP दिया हुआ है क्या क्या है इसमें? 10, 7, 4 और ये लास्ट वाला पद है इसका माइनस का 62। यहाँ पर जो दिया हुआ है सबसे पहले ज्ञात करते हैं यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है। 10 से लेकर माइनस का 62 है, तो यहाँ पर क्या है? इनके बीच में टोटल पद कितने हैं यहाँ पर?
तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू प्रथम पद दिया हुआ है कितना है, 10 है। सर्वांतर डी का मान ज्ञात करते हैं, कितना हो जाएगा 7। इसको नोट कर लेते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 7 है और माइनस A1 की वैल्यू यहाँ पर 10 है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3, ठीक है। -3 जो है वो सर्वांतर आ गया। अब यहाँ देखते हैं आगे, ये जो an की वैल्यू दी हुई है, an का मान कितना है, माइनस का 62 है। चलिए n की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू -62 और a की वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है -3। इसको सॉल्व करते हैं, -62 और इस 10 को पक्षांतर करेंगे इधर तो माइनस का 10 हो जाएगा और n-1 इंटू माइनस का 3, ठीक है। -62 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -72 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर देखते हैं अब ये -3 है तो -3 को जब पक्षांतर करेंगे तो ये गुणा में है, तो ये इधर पक्षांतर करने के बाद ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पर -3 लिख देते हैं और ये वैल्यू हो जाएगी n-1। इसको सॉल्व करते हैं, 3 से काट देंगे, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से काटेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, मतलब 24 आ जाएगा। ये आ जाएगा 24 और ये n-1। n की वैल्यू यदि फाइंड करना है तो 24 प्लस का 1 हो जाएगा और n का मान यहाँ से निकल के आएगा 25, मतलब 25। तो 10 से लेकर -62 तक, -62 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, जो n की संख्या, जो पदों की संख्या है वो 25 आ जाएगी, लेकिन 25 पद है टोटल। यहाँ से इसको समझते हैं, टोटल 1 2 3 ऐसा करते करते यहाँ पर क्या है, टोटल 25 पद हैं, लेकिन अंत से 11वां पद ज्ञात करना है, तो लास्ट के जो 14 पद हैं इसको माइनस करना पड़ेगा। लास्ट के यहाँ पर क्या करेंगे, अंत से 11वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब लास्ट के जो है वो 10 पद माइनस करेंगे तो 11वां पद मिलेगा अपने को बीच में कहीं, ठीक है। तो ये किस नंबर का पद होगा, यहाँ से देखते हैं 25 में से यदि 10 को माइनस कर देंगे तो ये 15 नंबर का जो पद होगा वो निकालना है, ठीक है। यहाँ देखते हैं किस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, अंत से 11वां पद, ये जो समांतर श्रेणी दी हुई है, या लिख सकते हैं AP का कौन सा पद होगा, 15वां पद होगा, 15वां पद होगा, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो A15 निकालना है अपने को, A15 ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, A15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 14D लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। A की वैल्यू कितनी है 10 है, प्लस 14 इंटू D की वैल्यू कितनी है -3। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 14 × 42 हो जाएगा और माइनस का 32 A15 की वैल्यू। इसका मतलब ये जो अंत से 11वां पद है ये -32 आ जाएगा। चलिए तो यहाँ लिख सकते हैं हम, अंत से 11वां पद -32 होगा, ठीक है। इसको आप साइड में रफ वर्क कर सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदाहरण नंबर 9। चलिए इसके बाद देखते हैं, उदाहरण नंबर 9 है, जिसमें दिया हुआ है कि 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, ठीक है। तो 1000 रुपये की राशि जब 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश कर रहे हैं, इसका मतलब 1000 रुपये क्या है, मूलधन की राशि है, मूलधन है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज मतलब ये ब्याज दिया हुआ है 8% दर का मान। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, हर साल जो है उसका कितना ब्याज बनेगा ये अपने को फाइंड करना है। क्या ये ब्याज
एक एपी बनाते हैं, इसका मतलब ये जो ब्याज है हर साल जो ब्याज का कैलकुलेशन करेंगे क्या वो समांतर श्रेणी बनाते हैं, ये याद करना है। यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। इसका मतलब सारे ब्याज निकालेंगे और ब्याज निकालने के बाद में हर वर्ष ब्याज निकालने के बाद यदि समांतर श्रेणी बनते हैं, यदि वो समांतर श्रेणी होंगे तो उसमें 30 वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, ये पुरानी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। एक फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मूलधन दिया हुआ है, मूलधन P का मान कितना दिया हुआ है 1000 रुपये। ठीक है, दर का मान दिया हुआ है कितना 8%। उसके बाद टाइम हर वर्ष के लिए निकालना है, तो टाइम तो हम 1 वर्ष के लिए लेंगे, 1 वर्ष समय। चलिए अब ये सारे ब्याज निकालते हैं। तो 1 साल के बाद, 1 वर्ष के बाद में जो ब्याज होगा यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक बार। चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज। ठीक है, प्रथम वर्ष जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ब्याज कितना होगा, तो इसको फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से मूलधन 1000 हो जाएगा गुणा दर कितना है 8, समय 1 साल और बटे 100। यहाँ से कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 गुणा 10 80। 80 रुपये क्या है 1 साल के बाद में अपने को, इससे ये जो 1000 रुपये की राशि हम जमा कर रहे हैं 8% जो दर के हिसाब से, 1 साल के अंत में अपने को 80 रुपये ब्याज मिलेगा। उसके बाद द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज, द्वितीय वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा देखते हैं। 1000 गुणा 8 गुणा 2। ठीक है, 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा इसका 8 दूनी 16, 16 और गुणा 10 ये हो जाएगा 160। ठीक है, 3 वर्ष या तृतीय वर्ष के अंत में ब्याज, ये सारे के सारे ब्याज साधारण ब्याज है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 1000 गुणा 8 गुणा समय है 3 साल 3 वर्ष। इसको कैलकुलेट करने पे कितना मिल जाएगा 8 × 24, ये हो जाएगा 240। अब यहाँ देखते हैं एक श्रेणी मिल रही है, इसको नोट कर लेते हैं। क्या 80 मिल गया, 160, 240, ऐसी सीरीज़ आगे बढ़ते जाएगी। यहाँ हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ हम देखते हैं प्रथम पद तो 80 है, दूसरा पद 160 है, तीसरा पद कितना है 240 है। सबसे पहले सर्वांतर ज्ञात करते हैं। सर्वांतर डी का मान कितना हो जाएगा 160 माइनस 80 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। उसके बाद में 240 माइनस 160, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। इसका मतलब डी के दोनों मान सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डी का मान आ जाएगा 80। तो लिख देते हैं डी का मान समान है इसलिए एपी है। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया में जो ब्याज मिलेंगे तो ब्याज जो है वो एक समांतर श्रेणी के रूप में मिलेंगे। अब यदि समांतर श्रेणी है तो उसने बोला है कि 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। इसका मतलब इसका 30वां पद ज्ञात करना है। ये जो समांतर श्रेणी है इसका 30वां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ फाइंड करना है A30। तो A30 कितना हो जाएगा A + 29D हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, प्रथम पद है 80, ये हो जाएगा 80 +
29 इंटू डी की वैल्यू है 80, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 2320, ठीक है 2320 आ जाएगा। उसमें 80 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2400। तो ये 30वां पद निकल के आ जाएगा 2400 रुपये। चलिए ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका कि 30 वर्षों के अंत में जो है वो ब्याज कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। यहाँ नोट कर लेते हैं, 30 वर्षों के अंत में ब्याज, जो साधारण ब्याज मिलेगा अपने को, वो 2400 रुपये प्राप्त होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद एक और एग्जाम्पल बचा हुआ है, उदाहरण नंबर 10। चलिए एक और एग्जाम्पल है, उदाहरण नंबर 10, इसको देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं दिया हुआ है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। पहली पंक्ति में क्या है, 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है और उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो सबसे पहले इससे एक श्रृंखला बन रही है, श्रेणियां बन रही हैं। यहाँ पर पहला पद 23 हो जाएगा। एक क्यारी में पहली पंक्ति में क्या है, 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरे में 21 है, तीसरे में 19 है, और ऐसा करते करते ये संख्याएँ धीरे धीरे कम होती जाएगी और जो लास्ट में जो पंक्ति होगी उसमें 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इसमें क्या निकालना है, कुल कितनी पंक्तियां हैं, इसका मतलब n की वैल्यू निकालना है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रथम पद देख लेते हैं, कितना दिया है 23, पहला पद a का मान दिया हुआ है 23। सर्वांतर d का मान निकाल सकते हैं, कैसे, दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब a2 माइनस a1, कितना हो जाएगा 21 माइनस 23, ये कितना -2 हो जाएगा। एक और एक बार चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 हो जाएगा, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो ये 19 माइनस 21 हो जाएगा। यहाँ से भी निकल के आ जाएगी वैल्यू -2। ठीक है, तो d की वैल्यू सेम है, तो d की वैल्यू -2, सर्वांतर d का मान आ गया है -2। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है, an की वैल्यू दिया है 5, अंतिम पद दिया हुआ है 5। n ज्ञात करना है, पदों की संख्या। फॉर्मूला होता है क्या, n पदों का योग, nवां पद an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है, 5 है, a का मान कितना है 23 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -2। इसको सॉल्व करते हैं, इसको पक्षांतर करेंगे तो 5 माइनस का 23 हो जाएगा और ये n-1 इंटू -2, यहाँ से माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 18 और ये n-1 इंटू -2, माइनस का 18 अपॉन, ये गुणा में है, -2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 नीचे आ जाएगा, n-1 कितना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 9 बार, और ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू n-1, तो n की वैल्यू 9 + 1, मतलब यहाँ से n का मान हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ नोट कर लेते हैं। n का मान आ गया है 10, तो क्यारी में कुल 10 पंक्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि टोटल जो क्यारी है, क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या 10 हो जाएगी। इसको नोट करते हैं। इसके बाद देखेंगे हम जो प्रश्नावली 5.2 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।